हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मैथर्स। आज हम अपना आर्टिकल 21 कवर करेंगे। ये न्यू वे है जिसके थ्रू हम लोग अपना आर्टिकल को कवर करेंगे। अभी तक हमने अभी तक हमने व्हाइट बोर्ड पे समझा है अपना आर्टिकल 20 तक। मैं कोशिश करूँगी कि फिर से जब ये मेरा जो भी फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कवर हो जाए, तो एक बार फिर से मैं एक बार बना करके डाल दूँगी। बट कोई बात नहीं, आज से हम लोग आर्टिकल 21 जो है वो इस वे में देखेंगे जिसके थ्रू, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ये लिमिटेशंस हैं इसके थोड़े बहुत। इसमें मैं हर चीज़ मेंशन नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे करके दिखाऊँ, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से लक्ष्मीकांत के सारे पॉइंट्स को अरेंज किया है। ठीक है? पैराग्राफ में नहीं, सारे पॉइंट्स में अरेंज किया है और फिर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हर चीज़ की मतलब लिखी हुई है। और इसका फ़ायदा अब ये भी है कि आप लोगों को ये केस लॉज़ भी दिख जाएँगे। ये सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने पिक करा है। और जैसे कि मैं अभी तक बोलते आई हूँ कि वन स्टेप मैटर्स में आप लोगों को ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स मेंशन है एज़ इट इज़ आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है? तो इस पे पढ़ाने में मैं मुझे खुद लिखना पड़ता था, मेंशन करना पड़ता था, तो इसमें लिमिटेशंस थी, मैं बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर सकती थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अब मैंने स्टार्ट किया है आर्टिकल 21 से कि मैं सारे केस लॉज़ को भी इंक्लूड करूँ। और फिर उसका जो जैसे कि केस लॉज़ जो भी यहाँ पे जैसे कि लक्ष्मीकांत में मेंशन है बड़ा-सा, उसका फिर एक नटशेल में हम लोग वो भी देख लेंगे कि इसका स्मॉल इसका क्या जिस्ट क्या है वो देख लेंगे यहाँ पे। फिर मेनका केस में भी हम लोग देख लेंगे, उसी वे में हम लोग नटशेल में भी पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब देखा। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ये कवर करते चलेंगे। फिर केएस पुट्टास्वामी केस, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट केसेज़ हैं, हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता होगा कि लक्ष्मीकांत में ये भी दिया हुआ है कि ये राइट टू, मतलब इतने सारे राइट्स इंक्लूडेड हैं आर्टिकल 21 में, तो उनके कुछ इम्पोर्टेंट केसेज़ हैं, वो सब भी मैंने ये अपने साइड से इंक्लूड कराया है कि अगर आपको पढ़ते-पढ़ते अगर याद हो गया तो और अच्छी बात है कि आप लोगों को एक एज मिल जाएगा आंसर में, ठीक है? तो ये रहा हमारा नोट्स। तो अब मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम कर लेती हूँ, पढ़ाने में थोड़ा-सा ईज़ी होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा आर्टिकल 21, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 21, आप लोगों को पता होगा कि ये जो मेन स्टेप मैटर्स है, मैं अभी तक कोशिश करते आ रही हूँ कि जो भी ट्रिक्स है ना उसके साथ आप लोगों को याद करवाओ, सिर्फ़ यहाँ पे आकर के पढ़ा कर के ना चले जाओ। और ये जो भी मैंने नोट्स है ना, जो भी पढ़ाया है वो लक्ष्मीकांत को और फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इस्तेमाल करके ही बनाया है, ठीक है? तो अब आर्टिकल 21 का अगर मैं बात करती हूँ, तो वो जो आर्टिकल 21 जो है, वो सबसे पहला बात जो आप लोगों को याद रखना है कि वो दोनों के पास है, ठीक है? सिटिज़न्स एंड नॉन सिटिज़न्स दोनों के पास है ये आर्टिकल 21, ठीक है? अब मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को आर्टिकल 21, आप अगर ये याद करना चाहो कि कौन-कौन से आर्टिकल्स जो है फॉरेनर के पास अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा है नंबर में, इसीलिए अच्छा यही होगा, स्मार्ट वे यही होगा कि आप लोग ये याद कर लो कि वो 5 फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सक्लूसिवली सिटिज़न्स के पास है। और मैंने वो ट्रिक भी बताया आप लोगों को, ठीक है? लेक्चर 2 में बताया हुआ है फंडामेंटल राइट्स का। वो जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रही थी तब बताया था। कौन-कौन से हैं? 15, ठीक है? आर्टिकल 15, फिर 15 का डबल 30, फिर 16 सोल से याद करवाया था मैंने, फिर 19 एंड फिर 29, यहाँ तक हो गया था। तो आप लोग देख सकते हो वो 5 आर्टिकल्स में आर्टिकल 21 नहीं आया। इसका मतलब आर्टिकल 21 जो है वो सबके पास अवेलेबल है, ठीक है? अवेलेबल टू बोथ द सिटिज़न्स एंड द नॉन सिटिज़न्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ये आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लोग कुछ भी देखो ना, तो आप लोगों को एक बार कोई भी आर्टिकल पढ़ो ना, बुक पढ़ते हो तो उसमें समझ में नहीं आता कि अच्छा हमने, एक माइंड में नहीं रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। अगर इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है, को बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, तो वो लक्ष्मीकांत से पढ़ने से वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि एक मुझे याद आता है प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल में था कि प्रेसिडेंट जो हैं वो अम एज़ ही थिंक्स फिट करके, वो जब भी मतलब हमारे सेशन से रिलेटेड था कि एज़ ही थिंक्स फिट वहाँ पे सेशन बुला सकते हैं, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगा क्योंकि वो लक्ष्मीकांत में तो मेंशन था ही नहीं, लेकिन अगर किसी ने बेयर एक्ट पढ़ा होता तो उन्हें समझ में आ गया होता। इसीलिए मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं आर्टिकल्स का जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन है ना, वो आर्टिकल्स डिट्टो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आर्टिकल 21 का टाइटल क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बात करता है। अच्छा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आर्टिकल 20 में बात किया गया है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, कि 21 में, कि 22 में। तो इसका याद करने का आप लोग एक तरीका देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, 1, तो यहाँ पे क्या है? लिबर्टी। आप लोग एल कैसे लिखते हो? लिबर्टी एल ऐसे लिखते हो, ठीक है? लिबर्टी पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? राइट टू लाइफ,
एल आएगा उसमें भी, फिर पर्सनल लिबर्टी एल है उसमें भी आएगा। तो वन वन और एल ऐसे लिखते हो ना, तो उस तरीके से याद हो जाना चाहिए कि आर्टिकल 21 है जो कि बात कर रहा होगा, जो कि बात करता है हमारा ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। ठीक है, आर्टिकल 21 है वो जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बात करता है। अब देख लेते हैं इसमें बोला क्या गया है। आर्टिकल 21 जो है ना, उसका हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, और उसमें बोला गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये तो हमने देख लिया, एक बार आप लोग फिर से रीड करना चाहो तो कर लोगे। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, नो पर्सन, यहाँ से पता चल रहा होगा नो पर्सन से क्या, कि वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के पास आर्टिकल 21 से जो भी प्रोटेक्शन दिया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, दोनों के पास अवेलेबल है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, किसी भी इंसान को वंचित नहीं रखा जाएगा उसके जीवन से, उसके पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका हम लोग मतलब समझने का कोशिश करते हैं आगे। अच्छा, ये सेम लाइन आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट, ये लक्ष्मीकांत में ये लाइन मेंशन है कि आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और हिज हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आप लोग देख सकते हो कि सेम ही चीज़ है, बट फिर भी एक माइंड में तो रहेगा ना कि हाँ हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसका मतलब देख लेते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है? सबसे पहला बात, ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना, ये हमने कहाँ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है? मैंने ना अपना एक डाला हुआ है वन स्टेप मैथर्स में ट्रिक के थ्रू, आपको वो आप अगर वीडियो देखोगे तो आप लोगों को वो मैंने इस बोर्ड में पढ़ाया है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया है कि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो इस चीज़ में कि कौन से जो प्रोविजन है हमने किस आर्टिकल से मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन से उसको पिक करा है। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ये किए गए हैं, अंदर मतलब डाले गए हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ के लिए आप अगर वो वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो। खैर मैं वो नया वीडियो भी एक लेकर के आऊँगी इस वे में। ठीक है, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगेगा आप लोगों को। तो अच्छा, इसको याद करते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। याद करने का तरीका, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इससे क्या आप लोगों को लगता है? मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब लॉ में जैसा कहा, मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब जो चीज़ बताया गया है, जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है कि हाँ ऐसे करना है कोई काम को, इस तरीके से कानून को लाना है, इसका ये मतलब होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर, एक चीज़ का प्रोसीजर होता है कि आपको ये चीज़ फॉलो करना है, ये स्टेप्स है। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। प्रोसीजर का मतलब स्टेप्स टू बी फॉलोड। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब हो गया स्टेप्स टू बी फॉलोड, कि कोई काम करने के लिए कि जैसे कि यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का ये मतलब है कि कानून जब बनाना हो ना, लॉ को जब लाना हो, लॉ को इनैक्ट करना हो, तो उस चीज़ के लिए ना जो भी प्रोसीजर्स, जो भी स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं वो फॉलो होने चाहिए, इसका ये मतलब होता है। बट याद कैसे रखेंगे कि हम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं? आपको पता होगा कि जापान जापान जो है ना, वहाँ पे जो सिविक कल्चर है ना, वो सबसे मतलब सबसे अच्छी मानी जाती है। वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो वो लोग हड़बड़ी में अपना ट्रैफिक रूल ये ब्रेक करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे सिविक कल्चर वहाँ पे बहुत अच्छी है। मतलब वहाँ पे जो सिखाया गया है बचपन से उन लोगों को, प्रोसीजर जो भी उन्हें स्टेप्स सिखाए गए हैं बचपन से लेकर के, वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि बोरो फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब जैसा बोला गया है वैसा करना है। ठीक है, जिस तरीके से स्टेप्स बताए गए हैं वैसे करना है, और वो काम करने में कौन माहिर है? जापानीज लोग माहिर है। तो ये याद हो गया, बोरो फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं, ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का ये मतलब हो गया। अब देखो मतलब क्या होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का, ये तो हो गया कि हमने कहाँ से लिया। सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट से पता चलेगा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है। इसका ये मतलब होता है कि इफ अ लॉ इज ड्यूली इनैक्टेड बाय लेजिस्लेचर और प्रॉपर प्रोसीजर इज फॉलोड। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर एक लॉ मान लो वो ड्यूली इनैक्ट किया गया है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर का क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? इज ड्यूली इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, इसका मतलब हो गया फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि यूनियन लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल डिफेंस यूनियन लिस्ट में है, आता है ये सब्जेक्ट, तो उस पे कानून बनाने का, उस पे लॉज बनाने का हक किसके पास है? वो राइट किसके पास है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जो डिफेंस पे लॉज लेकर के आएगी? वो है पार्लियामेंट हमारी। ठीक है, तो डिफेंस पे कोई कानून आया, ठीक है, और इफ अ लॉ इज ड्यूली इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, ड्यूली पार्लियामेंट ने जो भी प्रोसीजर्स उस कानून को लाने के लिए फॉलो करने थे वो सब चीज़ फॉलो किया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, एंड प्रॉपर प्रोसीजर इज फॉलोड, सब चीज़ फॉलो कर लिया गया। और अगर उस डिफेंस वाले लॉ में कुछ ऐसा कुछ इस तरीके से आया कि फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए एक ऐसा
ये आ गया उसमें एक प्रोविज़न कि अगर कोई आप मतलब हम लोग हैं, अगर इंडियन सिटिज़न्स फ़ॉरेनर्स से अगर हम लोग बात भी करते हैं ना, तो वो माना जाएगा कि वो सेडिशन माना जाएगा और हमें फिर जेल हो जाएगी। मान लीजिए अगर उस कानून में लिखा हुआ है ये बात कि वो अगर कोई इंडियन सिटिज़न फ़ॉरेनर से, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि मैं एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर एक लॉ ड्यूली इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है, हमने मान लिया कि एक डिफेंस पे कानून था और ड्यूली इनैक्ट किया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, पार्लियामेंट करना था, पार्लियामेंट ने किया, यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट ने कानून बना दिया एंड प्रॉपर प्रोसीजर भी फॉलो कर दिया। लेकिन उसमें था क्या कि अगर कोई इंडियन सिटीजन ने फॉरेन सिटीजन से सिर्फ बात भी कर लिया ना, तो उसको सिडिशन माना जाएगा, ठीक है। द स्टेट कैन डिप्राइव अ पर्सन ऑफ, क्यों क्यों उसको सिडिशन माना जाएगा? क्योंकि हमारे कंट्री की सिक्योरिटी से कुछ रिलेटेड है, हमारे कंट्री की सिक्योरिटी मान लो उससे थ्रेटन हो जा रही है, ऐसा उस कानून में लिखा गया है, ठीक है। तब द स्टेट कैन डिप्राइव अ पर्सन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, तब स्टेट जो है वो डिप्राइव कर सकती है एक पर्सन को लाइफ एंड लिबर्टी से। तब अगर एक्स बंदे ने किसी, मान लो एक्स इंडियन सिटीजन है, उसने किसी फॉरेन सिटीजन से बात किया, ठीक है, वो बात उसने बात किया, तो हमारे सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, इंडियन स्टेट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, अगर मान लो उस कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि वो सेडिशन वाला एक्ट होगा, तो स्टेट जो है ना, वो एक्स बंदे को डिटेन कर सकती है, उसको इम्प्रिजन कर सकती है, उसको सजा सुना सकती है। तो क्या हुआ, स्टेट ने डिप्राइव किया ना एक्स को लाइफ और लिबर्टी, उसकी आज़ादी छीनी गई, उसको डिटेन कर दिया गया, उसको इम्प्रिजन कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया जेल में। तो ये होता है इसका मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या होता है ना, इट डज नॉट रिक्वायर दैट द लॉ इटसेल्फ मस्ट बी फेयर, जस्ट और रिजनेबल। आपने देखा ये कैसे रिजनेबल हो सकता है, ये हमने जो हाइपोथेटिकल केस देखा उसमें वो रिजनेबल तो किसी भी सेंस से नहीं लग रहा था कि बस बात करने से अगर वो लग जाता है तो फिर वो तो गलत हो जाता, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर दैट द लॉ इटसेल्फ मस्ट बी फेयर, जस्ट और रिजनेबल। तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और अच्छे से एक बार आर्टिकल 21 को देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को डिप्राइव कर सकती है उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो किया गया हो तो, ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और हमने देख लिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में जरूरी नहीं होता कि वो लॉ जो है वो रिजनेबल ही हो, फेयर हो, ठीक है। हमने अपने एग्जाम्पल से समझ लिया ये था। तो अगर आपको क्या लगता है कि अगर ये फॉलो होता प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को, अगर हम लोग उसको ट्रू सेंस में अगर जुडिशरी फॉलो करती, तो अभी तक तो इस प्रकार के कितने सारे कानून बन गए होते। बट ऐसा तो कुछ आप लोगों को दिखता नहीं है बनता हुआ, क्योंकि अगर इस प्रकार के कानून बनते भी हैं तो जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन कर देती है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है। क्यों, कैसे बता देती है? अब हम लोग आगे इसको और पढ़ेंगे, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमने वो हम लोग पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इन द फेमस ए के गोपालन केस, अच्छा यहाँ पे मेरा थोड़ा सा फोटो आ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको क्रॉप कर दूंगी आगे, मतलब उसको मैं मतलब आगे ऐसे मूव कर दूंगी तो आप लोगों को पूरा दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं पहले। अब जैसा कि मैंने बोला कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी हमारे केसेस हैं उसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एक बार वो देख लेते हैं कि इन द फेमस ए के गोपालन केस, ए के गोपालन केस में जो कि 1950 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना हैज़ टेकन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन लिया, ठीक है, एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया आर्टिकल 21 का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बात बोला वो एक बार देख लेते हैं। इट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल only against arbitrary executive action and not from the arbitrary legislative action। जैसा कि आपने देखा, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने ए के गोपालन केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ए के गोपालन केस में कि आर्टिकल 21 आपको जो प्रोटेक्शन दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट दे रही है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट। मतलब हमने जो अपना फर्स्ट हाइपोथेटिकल केस देखा था वहां पे नहीं मिलता। अगर 1950s का अगर बात कर रहे होते 1950s के टाइम पे, तो उस समय आर्टिकल 21 में जो भी प्रोटेक्शन दिया गया था वो आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव लॉज के अगेंस्ट नहीं दिए गए थे, ठीक है। वो आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन की तरफ था। ये क्या होता है आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन? इसका ये मतलब होता है आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन का कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए पुलिस हमारी एग्जीक्यूटिव की पार्ट है। अगर मान लो पुलिस कल को किसी ने, मान लीजिए कोई एक्स है, उसने वाई को बस ऐसे टच भी कर दिया ना, तो पुलिस, अगर उस पुलिस की नज़र पड़ गई और पुलिस ने उसको एक्स को इस बेसिस पे गिरफ्तार कर लिया कि उसने बस वाई को टच कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ। और फिर एक्स को क्या किया पुलिस ने, एक्स को पकड़ लिया और उसको जेल में बंद कर दिया, डिटेन कर दिया, उसको इम्प्रिजन कर दिया, ठीक है, उसको जेल में बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ एक्स का, उससे एक्स का एक तो उसका पर्सनल लिबर्टी छीना गया एक्स का,
और राइट टू लाइफ भी उसका छीना गया। क्यों? कितने साल के लिए आपने जेल में डाला है वो कौन देखे? मतलब पुलिस तो वो ये काम क्यों नहीं कर पा रही? पुलिस क्यों नहीं कर पा रही? पुलिस अपने मन से, क्योंकि आपको पता होगा कि पुलिस कैसी है और पुलिस कितने, ठीक है, पुलिस बहुत अच्छे काम भी करती है, बट आप लोगों को पता होगा कि पुलिस लोग थोड़े से, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको पता होगा कि कितने ज़्यादा वो लोग थोड़े से ये हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं अपने ही खुद के सिटीजन्स के साथ। अम, ये जो पुलिस है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पुलिस चलते फिरते, आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए कि चलते फिरते पुलिस किसी को भी अरेस्ट करने लग गई, किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को उसके इन्फ्रिंज करने लगी, किसी भी इंसान के पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज करने लगी, जैसे हमारे एग्जांपल, हमारे केस में एक्स था, ठीक है, एक्स के पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज किया गया पुलिस के द्वारा, वो ऐसे सडनली उसे अरेस्ट कर ली, उसे डिटेन कर दी, तो ये काम नहीं कर सकती पुलिस। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आर्टिकल 21 से एक्स को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कैसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है? एक्स को मिला हुआ है, मतलब हम सारे सिटीजन को मिला हुआ है, सारे सिटीजन्स को ही नहीं, सारे फॉरेनर्स को मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? हमारे पास राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है, प्रोटेक्शन हमें मिला हुआ है आर्टिकल 21 से, हमारा फंडामेंटल राइट है। पुलिस इस तरीके के आर्बिट्ररी एक्शन के बेसिस पे, कौन सा कानून जो वहाँ पे ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है जिसमें बोला गया कि इसे टच करने से पुलिस देख लेगी तो वो अरेस्ट करके के डाल देगी जेल में। ऐसा तो कोई कानून नहीं है। तो इसीलिए इन द फेमस ए के गोपालन केस, इतना तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, प्रोटेक्शन मिलेगा आर्टिकल 21 में, और वो लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन मिलेगा एंड नॉट फ्रॉम द आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं मिलेगा। हमारा जो पहला हाइपोथेटिकल केस था जिसमें हमने बोला था कि अगर हमने फॉरेनर से बात तक कर लिया तो हम पे सेडिशन के केस लग जाएंगे, तो वो तो एक आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन था। उसके अगेंस्ट 1950 में अगर इस तरीके का कोई लॉज आता तो हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता उसमें, ठीक है। दिस मीन्स दैट द ठीक है, दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। इसका मतलब कोई भी कानून ला करके और अच्छे से अगर प्रोसीजर फॉलो किया गया है तो किसी भी XYZ इंसान का पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का जो राइट है वो डिप्राइव, उससे उससे मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से किसी भी पर्सन को डिप्राइव किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूज किया गया है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंटेन इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे। अभी अभी आप लोग इतना समझ लो कि 1950 में जो ए के गोपालन केस था, उस वक्त राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ना बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें बोला गया था कि स्टेट जो है ना वो चाहे तो डिप्राइव कर सकती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन अ लॉ, कानून ला करके, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देखने का कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब देखिए, हेंस दी, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ए के गोपालन केस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ए के गोपालन केस ही का ये थर्ड पॉइंट है। क्या है ये? लक्ष्मीकांत ने ना इस तरीके से पैराग्राफ में दिया होता, मैंने इसे पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया है। हेंस द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट, हेंस the validity of a law that has prescribed a procedure cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable, unfair or unjust। आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, स्टार्ट जब किया था अपना वीडियो तभी मैंने बताया था, क्या हमने जो हाइपोथेटिकल एक लॉ देखा था डिफेंस वाले पे, इसमें क्या था 1950s के दौरान, अगर आप ए के गोपालन के समय में, उस समय का बात करूँ 1950s के दौरान, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर, जिसने प्रिस्क्राइब करा है प्रोसीजर, मतलब जिसने सब सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट ने सारे स्टेप फॉलो किए थे वो लॉ बनाने के लिए, ठीक है, तो वो सब चीज़ तो था, तो वो लॉ जो है वो वैलिड है, वो अनवैलिड नहीं होगा जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लॉ अनरिजनेबल है, ठीक है। ठीक है, कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड द लॉ इज अनरिजनेबल। अनरिजनेबल तो था कि अगर आपने सिर्फ बात भी कर लिया तो सेडिशन के केस लग जाएगी, ये तो अनरिजनेबल है, अनफेयर है, अनजस्ट है। बट 1950 में ये सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये वैलिड होता, राइट। सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? अभी तक तो हम देख रहे थे, फिर पर्सनल लिबर्टी पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोला। क्या? पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब होता है? जैसे कि आर्टिकल 21 में आपने अभी पढ़ा ना, यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट ने ए के गोपालन केस 1950 में, मैं बार बार केस का नाम ले रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आर्टिकल 21 से पहला केस जो हमने पढ़ा है वो है ए के गोपालन केस, ठीक है, ए के गोपालन केस।
Secondly, the Supreme Court held that the personal liberty means only liberty relating to the person or the body of the individual. मतलब आपकी खुद की लिबर्टी, मतलब पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है? आप आज़ाद हो, आपको कहीं भी जा, मतलब पर्सनल लिबर्टी मतलब बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब रिलेटिंग टू द पर्सन, आपसे जुड़े फैसले आप बस खुद ले सकते हो। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक्स है, 1950 ए.के. गोपालन के दौरान का अगर मैं बात करूँ, ए.के. गोपालन केस के दौरान का अगर मैं बात करूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक्स की पर्सनल लिबर्टी में क्या-क्या इंक्लूडेड होगा? कुछ भी, ज़्यादा कुछ भी नहीं इंक्लूडेड होगा। आज में आप लोग देख रहे हो कि पर्सनल लिबर्टी में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बट उस समय एक्स के पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि एक्स जो है ना, वो खुद की डिसीजंस ले सकती है, उसके पास खुद की पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है? खुद के फैसले ले सकती है, ये है इसका मतलब पर्सनल लिबर्टी का। और द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर खुद के बॉडी से रिलेटेड कुछ भी अपने, मतलब अपने से रिलेटेड फैसले ले सकता है एक्स, या ले सकती है एक्स, ठीक है? अब एक बार नटसेल में देख लेते हैं ए.के. गोपालन केस को। नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, आपको जैसे कि मैं बोलते आ रही हूँ कि नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया आर्टिकल 21 का। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन ओनली, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोग ऐड करना चाहो तो कर लेना। आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन था, ठीक है? नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन। जो आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस होते थे ना, जो अनजस्ट, अनफेयर जो लेजिस्लेटिव एक्शंस होंगे, ठीक है? वो सारे जो लॉज होंगे अनजस्ट, उनके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, ठीक है? ये गोपालन केस में। फिर लॉ नीड नॉट टू बी रिजनेबल, जरूरी नहीं था उस समय कि लॉ जो है वो रिजनेबल भी होना चाहिए, ठीक है? पर्सनल लिबर्टी मीन्स बॉडीली लिबर्टी। अभी तक हमने ये सब चीज़ देख लिया, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करना हो, आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट और याद कर सकते हो, ठीक है? जब भी एक गोपालन केस हो तो ये 5 पॉइंट्स भी याद होंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब देखिए हम लोग मेनका वाला केस देखते हैं, मेनका केस, ठीक है? 1978 में ये केस हुआ, मेनका केस। ये भी रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। अभी तक कौन-कौन केस पढ़ा हमने? ए.के. गोपालन केस, और अभी हम लोग पढ़ेंगे मेनका केस, ठीक है? इसमें क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट overruled its judgment in the Gopalan case by taking a wider interpretation of the Article 21. आर्टिकल 21 का वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में। सोचिए आप लोग 1950 से लेकर के 1978 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का थोड़ा वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया, ठीक है? और उसने जो भी गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी इंटरप्रिटेशन दिया गया था आर्टिकल 21 का, नैरो इंटरप्रिटेशन, उसको थोड़ा सा वाइड किया गया। अब देख लेते हैं मेनका वाले केस में क्या क्या था। ये यहाँ पे 6 पॉइंट्स है और उसको हम लोग नटशेल में भी देखने का कोशिश करेंगे। ये पहले एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मेन का केस है, इसको थोड़ा सा मैं अब ऊपर कर देती हूँ। देयरफॉर इट रूल्ड दैट द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मेन का केस में? राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन can be deprived by a law provided the procedure prescribed by the law is reasonable. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ऐड किया, क्या? कि जो लॉ होंगे ना, ठीक है, आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए होंगे, आपने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए होंगे, आपने लॉ को जो भी बनाया होगा, लॉ जो है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा भी पास किया गया होगा, सारे स्टेप्स भी फॉलो किए होंगे, फिर भी जो लॉ है ना, वो रिजनेबल होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, यही इसका मतलब। फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। आर्बिट्ररी लॉज नहीं लाओगे, जो कि हमने एक हाइपोथेटिकल केस देखा था स्टार्टिंग में, ठीक है? तो 1978 में अगर वो लॉज अगर होता भी ना इन प्लेस, ठीक है, तो 1950s के दौरान तो चल जाता, बट 1978 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि लॉज जो होने चाहिए वो रिजनेबल होने चाहिए, तब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता। क्यों? क्योंकि वो तो अनरिजनेबल था ना, ठीक है? कि आप अगर सिटीजन होकर के फॉरेनर से बात करोगे तो आप पे सिटीजन के चार्ज लग जाएंगे, तो वो तो अनरिजनेबल था, ठीक है? तो ये क्या है? It ruled that the right to life and the personal liberty of a person can be deprived by a law provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and just and not arbitrary, fanciful or oppressive. आप कोई भी लॉ नहीं ला सकते हो और कह सकते हो कि देखो हमने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए थे, सब चीज़ फॉलो किया था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा भी बनाया गया था, बस फेयर नहीं है। लेकिन फेयर नहीं है तो क्या हुआ? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ नहीं देखेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि जो लॉ लाया गया है, इनैक्ट किया गया है, क्या वो फेयर है, रिजनेबल है, ठीक है? इन और सॉरी हाँ, मेनका केस में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख लिया, अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। In order that the procedure is reasonable, fair and just, the procedure should conform to the principles of the natural justice. इसका क्या मतलब है? कि आप ऐसे लॉज लेकर के आओगे ना, in order uh, in order that the procedure is reasonable,
अब कैसे होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो भी प्रोसीजर जिसके द्वारा जो भी स्टेप्स फॉलो किए गए हैं वो रीजनेबल हैं, जो कानून बना वो रीजनेबल है, कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने मेनका केस में बोला है कि अगर वो जो भी लॉज हैं, जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं, अगर वो कंफर्म कर रहा है ना टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस आपको पता होगा नेचुरल जस्टिस मतलब यहाँ पे ना इंडिविजुअल की नेचुरल राइट्स को ये सब चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेचुरल जस्टिस डिलीवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है जस्टिस पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है? तो कंफर्म टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस वो बिल्कुल होने चाहिए। जो भी कानून आप बनाओगे वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से कंफर्म होने चाहिए, राइट? प्रोसीजर जो भी फॉलो किए जाएंगे, जो भी लॉज आएंगे, उसका जो अल्टीमेट एजेंडा देखा जाएगा, जो अभी अल्टीमेट उसका जो भी इम्पैक्ट होगा ना वो बिल्कुल कंफर्म करना चाहिए टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ओके? इन अदर वर्ड्स इट हैज इंट्रोड्यूस्ड द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है? इम्प्लिसिट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मेनका केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन जो एक्सप्रेशन था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ले आती है, इंट्रोड्यूस कर देती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली अभी भी आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है, ओके? In effect, the protection under Article 21 should be available not only against the arbitrary executive action but also against the arbitrary legislative action, जो कि एक गोपालन केस में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ arbitrary executive action के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड थी अंडर आर्टिकल 21, ठीक है? बट अब क्या हुआ, मेनका केस में 1978 में जो हुआ उसके बाद से जो भी प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 में प्रोवाइडेड थी वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं बल्कि अब आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। इसका मतलब ना तो एक आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन आपकी लाइफ और आपकी पर्सनल लिबर्टी आपसे छीन सकती है, उससे आपको वंचित रख सकती है, और ना ही एक आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव लॉ। कल को एक इस तरीके का कानून भी नहीं आ सकता ना जो बोल दे कि अगर आपने किसी को टच कर दिया तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। रिजनेबल ही नहीं है, क्योंकि गलती से भी तो कोई टच हो सकता है ना, तो ये रिजनेबल कहाँ से हुआ? ठीक है, तो ये सब चीज़ देखी जाएंगी, ओके? अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। Further, the court held that the right to life as embodied in Article 21 is not merely confined to the animal. अभी हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल मतलब ये एक एक गोपालन केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था पर्सनल लिबर्टी के बारे में कि सिर्फ और सिर्फ बॉडीली लिबर्टी है आपकी। बॉडीली लिबर्टी मतलब खुद से रिलेटेड आपको जो भी डिसीजन लेने हैं ले लो, वही है आप सिर्फ पर्सनल लिबर्टी का मतलब। बट यहाँ पे मेनका केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ एज embodied in Article 21 is not merely confined to animal existence or survival. सिर्फ और सिर्फ एनिमल, ऐसा नहीं कि आपके पास लिबर्टी तो है, आप जी रहे हो, भले ही आप गरीबी में क्यों ना जी रहे हो, है तो आपके पास पर्सनल लिबर्टी, भले ही आपको खराब इन्वायरमेंट मिला हुआ है, खराब एयर पोल्यूशन है, सब चीज़ है, वाटर पोल्यूशन है, बट क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास अधिकार है, आपके पास अगर ये आपको दिख रहा है कि गंदा पानी है आपके पास पीने के लिए, सरकार आपको अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रही है, तो इससे क्या आर्टिकल 21 में वो थोड़ी बोला गया है सरकार आपको अच्छी पानी अवेलेबल करवाएगी। वो एक एक गोपालन केस में ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है? आपके पास आज़ादी है, खुद का डिसीजन आप ले सकते हो एक एक गोपालन केस के अकॉर्डिंग, उसके इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग। पर्सनल लिबर्टी का यही मतलब था कि आपके पास आज़ादी है, आप खुद से डिसाइड कर लो आपको क्या पीना है, आपको अच्छा पानी पीना है, खराब पानी पीना है, वो आपकी डिसीजन। बट इसमें क्या बोला गया मेनका केस में? द कोर्ट हेल्ड दैट द यहाँ पे द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 21, ये जो राइट टू लाइफ है ना जो कि बोला गया है इन आर्टिकल 21 इज नॉट merely confined to the animal existence or the survival. इसका बिल्कुल मतलब नहीं है ना राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप एनिमल एग्जिस्टेंस मतलब आप ऐसी लाइफ जी रहे हो जो कि डिग्निफाइड ही ना हो, रिस्पेक्टफुल ही ना हो, मीनिंगफुल ही ना हो, तो उसका क्या मतलब है? आर्टिकल 21 वो राइट टू लाइफ का बात नहीं करता, ठीक है? which is not merely confined to the animal existence or survival, but it includes within its ambit the right to live with the human dignity. आपको लाइफ का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, लेकिन किसके साथ? ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, ठीक है? एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच गो टू मेक अ मैन्स लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग. It also ruled that the expression personal liberty in Article 21 is of the widest amplitude and it covers a variety of rights that go to constitute the personal liberties of a person. ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि जीने का हक है तो आप जियो, कैसे भी जियो, उससे सरकार को क्या? बिल्कुल नहीं। राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि एक मीनिंगफुल और डिग्निफाइड लाइफ जियो। और पर्सनल लिबर्टी का जो एक्सप्रेशन है ना आर्टिकल 21 में, उसमें भी उसका भी वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, मतलब उसमें बहुत सारे राइट्स इंक्लूडेड है। बस एक राइट टू पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारे राइट्स इंक्लूडेड है, ओके?
अब इसको देख लेते हैं मेनका वाले केस में। व्हाई डिडंट व्हाई ये नटशेल में एक बार देख लेते हैं मेनका वाला केस जो था 1978 में, उसमें क्या-क्या बातें थी। क्योंकि एग्ज़ाम में आप इतने सारे चीज़ें, ठीक है, वो लक्ष्मीकांत में थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि छूट रहा है कुछ भी, बट ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो काम बन जाएँगे कि बाइडेन इंटरप्रिटेशन दिया आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने, प्रोसीजर मस्ट बी फेयर एंड रीज़नेबल, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी प्रोसीजर फॉलो होंगे ना वो मस्ट बी फेयर एंड रीज़नेबल होने चाहिए, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स मस्ट अप्लाई, याद रखिएगा मेन का केस में नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स मस्ट अप्लाई। कैसे पता चलेगा कि रीज़नेबल है या नहीं? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए। इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लिसिटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिली। ए.के. गोपालन केस 1950 में सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन थे, बट मेनका केस में दोनों के अगेंस्ट, ठीक है, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिली हमें आर्टिकल 21 में। फिर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द ह्यूमन डिग्निटी, और राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस की तरफ सिर्फ सर्वाइवल, जिंदा तो होना, इसका मतलब ये नहीं राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ आपका सर्वाइवल, मतलब होना, ठीक है, ठीक है। राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार तो है, लेकिन ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी हैज वाइडेस्ट मीनिंग। अब एक बार देख लेते हैं ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि इंट्रोड्यूस किया गया मेनका केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका मतलब क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का? नॉट मेंशन डायरेक्टली इन आर्टिकल 21, ये तो आपको पता होगा कि अब जैसा मैंने अभी भी बताया कि ये डायरेक्टली हमारे आर्टिकल 21 में मेंशन नहीं है। आपने देखा भी होगा, ये हमारे उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। इंटरप्रेटेड बाय जुडिशरी ने उसे इम्प्लिसिटली ऐड किया है। लॉज आर व्यूड फ्रॉम लेंस ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। मेनका केस में जो 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि लॉज को है ना कौन से लेंस से देखे जाएंगे, सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं किया गया है कोई भी लॉ को इनैक्ट करने में, बल्कि फेयरनेस भी देखा जाएगा कि वो जो लॉज पास किए गए हैं क्या वो फेयर है, ठीक है, जस्ट है, रिजनेबल है, ठीक है। इंक्लूड्स द सब्सटैंटिव फेयरनेस रादर म्यूरली फोकसिंग ऑन द प्रोसीजरल फेयरनेस, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सब्सटैंटिव फेयरनेस देखा जाता है। मतलब सब्सटैंटिव फेयरनेस मतलब वो जो लॉज बनाया है ना उसका जो इम्पैक्ट है, क्या वो राइट इम्पैक्ट है, क्या वो रिजनेबल लॉज हैं, ये सब चीज़, ये सारे फेयरनेस देखे जाएंगे, ना कि प्रोसीजरल फेयरनेस देखा गया, ठीक है। अब एक केस लॉज है 2017 में जो कि हुआ, वो भी देख लेते हैं हम लोग, के एस पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अभी तक हमने 3 केसेस देखे, ठीक है, जो हमें याद होने चाहिए, जो कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जो कि हमारे आर्टिकल 21 से रिलेटेड था, और बोला गया था कि बहुत सारे केस लॉज बताने हैं, शायद एनवायरमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। तो के एस पुट्टास्वामी केस याद रखिएगा, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपने के एस पुट्टास्वामी केस भी कोट कर दिया अपने आंसर में तो वो भी चलेगा, ठीक है। 2017 में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल, सॉरी, राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल, ये फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी लिंक्ड विद डिग्निटी एंड द लिबर्टी, मतलब हमारा जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अभी तक हमने सिर्फ 2 राइट्स पढ़े, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में, बट धीरे धीरे सब्सिक्वेंट केसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ना उसके एम्बिट को बढ़ाते गई आर्टिकल 21 की, और उसमें क्या के एस पुट्टास्वामी केस में क्या इंक्लूड किया गया? राइट टू प्राइवेसी। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें आप लोग इस चीज़ को कोट कर सकते हो, प्राइवेसी से रिलेटेड एआई जो है कितने ज़्यादा हमारी प्राइवेसी पे इन्फ्रिंज करती है हमारे प्राइवेसी को, बहुत सारी। तो जब भी एआई से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास एक पॉलिटी से एक पॉइंट आ रहा है क्या, कि के एस पुट्टास्वामी का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। याद आ जाएगा जब भी बात आएगी प्राइवेसी की, तो जब भी एआई से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात आएंगी और आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे तो आप ये बता सकते हो कि एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके, राइट टू प्राइवेसी हमारी फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट हैज़, अब ये तो हमने देख लिया केस पुट्टास्वामी केस, 2 पॉइंट्स हमने देख लिए। अब हम लोग ये वापस से ये लक्ष्मीकांत के पॉइंट स्टार्ट होते हैं, और इसमें क्या कहा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म्ड इट्स जजमेंट इन द मेनका केस इन द सब्सिक्वेंट केसेस, इट हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग राइट्स एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में, सब्सिक्वेंट केसेस जब होते गए ना, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को रीअफर्म कराया, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को दोहराया है, ठीक है, ठीक है। क्या बोला है कि राइट टू लाइफ जो है ना एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, उसकी बहुत ही वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वाइडेस्ट उसका इंटरप्रिटेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सब्सिक्वेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड भी किया है, जैसे आप लोग ये सब देख सकते हो। चलिए
अच्छा देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों को येलो में हाइलाइटेड दिख रहे होंगे ना, ये मैंने खुद की तरफ से ऐड किया है, ये लक्ष्मीकांत में नहीं था। अगर जैसे कि राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जैसे कि अनटचेबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया, या फिर जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड ये सब चीज़ से क्वेश्चन आपको दिख गया, और तब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाँ, मैंने एक चीज़ पढ़ा था जो कि मुझे एक एक्स्ट्रा एज दे के जा सकती है, कि सबको इतना तो पता है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। बट अगर आपने ये केस भी मेंशन कर दिया तो वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देगी, ठीक है। फ्रांसिस कोराली मुलीन केस, थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये आप लोग इस केस में फ्रांसिस कोराली मुलीन केस है, उसके थ्रू ये वो जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा जो राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। जिएंगे लेकिन डिग्निटी के साथ जीना है, ठीक है। डिग्निटी के साथ जीना है हमारा एक फंडामेंटल राइट, ठीक है। फिर एक एमसी मेहता केस है, ठीक है। उसमें क्या था, ये एमसी मेहता केस में चाहूंगे कि आप लोग अगर ये भूल भी गए ना तो ये याद होना चाहिए एमसी मेहता केस। क्यों एमसी मेहता केस, क्यों? क्योंकि ये क्या बोलती है, आपको पता होगा कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये अगर याद रहेगा तो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। एमसी मेहता केस में क्या बोला गया है, राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हजार्डस इंडस्ट्रीज। तो जब भी आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिखे तो आप एमसी मेहता केस को कोट कर सकते हो और बता सकते हो कि एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने, पॉलिटी वाले आप डायमेंशन डाल सकते हो कि एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल रखा है क्या, कि राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ठीक है, पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हजार्डस इंडस्ट्रीज, ये हमारी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। कैसे आप याद रखोगे, डिसेंट एनवायरमेंट, पोल्यूशन फ्री वाटर, ये सब चीज़ जो है, ये सब क्या है, अच्छी एनवायरमेंट, अच्छी वातावरण, ये सब चीज़ अगर इससे क्या होगा, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको पता होगा तारक मेहता अगर आप लोग देखते होंगे तो मेहता जी याद हो जाएंगे ना, कि मेहता जी को मतलब हेल्दी रखने की अंजलि भाभी बहुत कोशिश करती थी, तो उस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो, ओके। राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग दी पोल्यूशन फ्री वाटर एयर, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था ताकि मेहता जी हेल्दी रहें, ठीक है। तो एमसी मेहता केस जो है वो रिलेटेड है हमारा ये क्लीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। पोल्यूशन फ्री वाटर से, पोल्यूशन फ्री एयर से, ठीक है, हजार्डस इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्शन। फिर राइट टू लाइवलीहुड, आपको पता होगा जैसे कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि गिग वर्कर्स पे आती है क्वेश्चंस बहुत सारे, फिर ये राइट टू लाइवलीहुड, और फिर आपको पता होगा कि मिनिमम वेजेस की भी जब भी बात आती है तो आप बता सकते हो कि राइट टू लाइवलीहुड कुछ काम से रिलेटेड अगर आ गया तो आप ओल्गा टेलिस केस इंक्लूड कर सकते हो। ये ईयर याद ना भी होना तो ये ओल्गा टेलिस केस डाल करके आप कह सकते हो कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस ओल्गा टेलिस केस में बोला है राइट टू लाइवलीहुड जो है ना वो हमारी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। फिर राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, पुट्टा स्वामी मैंने बताया, राइट टू प्राइवेसी भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट पे भी केसेस आ जाते हैं कि आजकल हमारे जो कोर्ट्स हैं ना वो इतने ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुके हैं केसेस से, इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और कितना सारा समय लगता है उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में, एक केस को सुलझाने में, ठीक है। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल जब भी इस तरीके से रिलेटेड आए कि सुप्रीम कोर्ट इतने सारे बर्डन से झेल रही है, फिर क्या हमें एक और मतलब देखना चाहिए, हमें थोड़ा कोर्ट्स और बढ़ाने चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन तो आप लोग एक पॉइंट डाल सकते हो, एक पॉलिटिकल डायमेंशन क्या, कि हुसैनारा खातून केस, ठीक है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अगर इधर उधर जाए तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है आप लोग ये कोट कर सकते हो, हुसैनारा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। राइट अगेंस्ट हैंडकपिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ये सारे पॉइंट्स आप यूज करो, ठीक है, आंसर्स में, ठीक है। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ये पॉइंट्स हैं, बन सकते हैं, अच्छे से आंसर बन जाएंगे इसमें, ठीक है। राइट अगेंस्ट द डिलेड एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट भी राइट है, ठीक है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ये सब आप कह सकते हो। राइट अगेंस्ट द कस्टोडियल हरासमेंट, आपको पता होगा कि आजकल पुलिस भी है, वो इनकाउंटर कितने हो रहे हैं, ये सब चीज़ हो रही है, ये सब चीज़, तो उसमें आप लोग ये याद कर सकते हो, ठीक है। डीके बासु केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास अधिकार है, राइट अगेंस्ट द कस्टोडियल हरासमेंट है हमारे पास, ठीक है। फिर राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे भी कुछ अगर इस तरीके से आ गया तो आप याद कर सकते हो। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ अ स्टेट,
राइट टू फेयर ट्रायल, ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल, ठीक है। राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, ठीक है। प्रिजनर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो ये सब चीज़ आप कह सकते हो कि हाँ, प्रिजनर्स के पास भी अधिकार है उनका, ठीक है। राइट है ऑफ प्रिजनर्स टू हैव द नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, ठीक है। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मुझे लग रहा है 22 वाला, ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो और कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला है कि राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। राइट अगेंस्ट द पब्लिक हैंगिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोग देख लेना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रेप्यूटेशन, राइट ऑफ अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू फैमिली पेंशन, ये सब चीज़ आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। राइट टू सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट बार फिटर्स, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू स्लिप, right to opportunity, right to sustainable development, right to freedom from the noise pollution, right to decent burial, cremation, ये सब चीज़, right to marry a person of one's choice, yes। अगर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आए तो आप लोग कोट कर सकते हो कि हाँ, ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये भी है। पैसिव यूथनेसिया, ठीक है। राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। थैंक यू। ये पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा कि कितने देर का ये रिकॉर्ड हुआ है, बट अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा। एक इसमें बहुत मेरा हार्ड वर्क लगा है। एक पूरा मैंने स्विच करा है बोर्ड से लैपटॉप में, ठीक है। टिल देन थैंक यू, देखते रहिए आप लोग। वन स्टेप मैटर्स से मुझे